देखिए, बड़ी खबर है। यूपी के कई जिलों में बाढ़ और बारिश जैसे हालात बने हुए हैं, जहां कई गांवों में बेहद गंभीर हालत देखने को मिल रही है, जहां लोग पलायन करने को मजबूर हैं। फिलहाल 18 जिलों में 1370 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाएंगे, जहां बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच जिलों का दौरा करेंगे। सीएम इन जिलों के प्रभावित गांवों का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। इस दौरान सीएम बाढ़ राहत शिविरों का भी निरीक्षण करेंगे, राहत सामग्रियों का वितरण करेंगे। तो देखिए, लगातार मूसलाधार बारिश के बीच बाढ़ जैसे हालात और 1370 ऐसे गांव हैं जो जलमग्न हैं। बाढ़ यहां आ चुकी है या आने की कगार पर है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। श्रावस्ती, बलरामपुर ऐसे कई जिले हैं जो इस वक्त बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। गांव के गांव लोग अपने घरों को छोड़ करके पलायन करने को मजबूर हैं। जलमग्न हो चुकी है सारी स्थिति। और ऐसे में खबर ये आ रही है कि बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दौरा करेंगे। इस दरमियान जो राहत शिविर बनाए गए हैं वहां पर निरीक्षण करेंगे। एबीपी गंगा भी लगातार आपको ग्राउंड से रिपोर्ट दिखा रहा है, जहां पर इन जिलों की बात कर लें तो स्थिति बद से बदतर है। लोग सड़क पर खुले में रात गुजार रहे हैं, दूर से अपने गांव को, अपने खेत को देख रहे हैं और सब कुछ पानी ही पानी हो चुका है। ऐसे में बड़ी खबर यह आ रही है कि 1370 गांव जब बाढ़ से प्रभावित हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हवाई सर्वेक्षण करेंगे, इन जिलों के हालात को देखेंगे। हालांकि पहले से ही प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सीएम ने खुद निर्देशित किया है कि जहां कहीं भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करें और फौरी तौर पर जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं उनको मदद दी जाए। और इधर सिद्धार्थनगर में बाढ़ क्षेत्रों का जायजा लेने के दौरान भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने बाढ़ में पानी से बच रहे त्रिलोकपुर थाने के एसओ विद्याधर कुशवाहा को खूब फटकार लगाई। वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आप देखेंगे कि कैसे जगदंबिका पाल कर रहे हैं नाव के लिए एसडीएम नहीं दे रहा है। एसडीएम साहब से बात की, क्यों नहीं दिया एसडीएम ने? आपने कलेक्टर से कहा? एसडीएम साहब ने बात किया, क्यों उन्होंने फिर आगे ऊपर नहीं कहा? यहाँ की स्थिति देख रहे हैं आप, बहुत खराब है। आए ना हमारे साथ और अभी तक आप ट्रैक्टर बैठे हैं। मतलब जनता हमसे आगे करी, हमसे भी कहीं उतर जाए। और आप जनता के बीच के हो, हम लोग जनता के बीच के हो। आपको केवल जीता न भीगे, क्या किसी की सेवा करें? जनता क्या लेती है क्योंकि सांसद घूम रहा है, कोई हम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने जा रहे। यार, आपको इतना दिमाग होना चाहिए कि इतनी जनता आपको घेरे खड़ी है तो आप ट्रैक्टर पर बैठे रहोगे, बाढ़ में 2 कदम चलोगे नहीं। हम कुछ इस समय नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको पहुँचने, मैंने अभी की एसपी से तारीफ किया, इन्होंने कम से कम आपको फोन किया, 3 दिन से एसडीएम से मांग रहे हैं, फोन किया ना? क्या इनको किसी बार मिला नहीं मिला? चाहे नाव मिले तो एसडीएम साहब से बात हमने रोक किया था, आएगा नहीं। यूपी में आने वाले निकाय चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। गृह मंत्री अमित शाह कल काशी में बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने, और अमित शाह यहां करीब 3 घंटे मौजूद रहे। वाराणसी के दौरे पर गृह मंत्री ने नगर निगम चुनाव को लेकर जीत का मंत्र देते हुए कहा कि चुनाव के लिए डोर टू डोर प्रचार करें। बैठक में आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों की रणनीति को अंतिम रूप देने पर भी मंथन हुआ, जहां पर गृह मंत्री ने कहा कि हमें निकाय चुनाव में भी जबरदस्त प्रदर्शन करना है। इसके साथ भाजपा कार्यकर्ता सभी निकायों में एक एक करके वार्ड तक पहुंचेंगे। काशी प्रवास के दौरान गृह मंत्री ने सर्किट हाउस में सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और काशी क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वाराणसी नगर निगम में संबंधित प्रत्याशियों पर चर्चा के साथ अल्पसंख्यक बाहुल इलाकों में मोर्चा पदाधिकारियों की भूमिका पर चर्चा हुई है। इसके लिए दावेदारों के साथ ही जाति समीकरण के हिसाब से संभावित नामों की सूची तैयार की जा रही है। इसके अलावा गुजरात चुनाव में पूर्वांचल के नेताओं की भूमिका भी तय की जाएगी। दरअसल गुजरात के कई शहरों में उत्तर भारतीय मतदाता निर्णायक भूमिका में है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे और सीएम योगी राधा कृष्ण अम्मा जी के मंदिर में रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे। सीएम योगी 11 बजे रामकथा हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद वहां से राधा स्वामी मंदिर गोलाघाट में 12 बजे
रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके साथ वहां से श्री राम मंत्रार्थ मंडप में रजत जयंती महोत्सव है, वहां पर शिरकत करेंगे। वहां से राम कथा संग्रहालय पहुंचेंगे। तो यह है कार्यक्रम। दीपोत्सव की तैयारी के संबंध में एक बड़ी बैठक भी है, उसकी तैयारियों का जायजा लेंगे, जानकारी लेंगे। वरिष्ठ अधिकारी यहां शामिल होंगे और 2:05 सरयू अतिथि गृह जाएंगे। आधे घंटे रहने के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। हम एक बार परिक्रमा करेंगे, एक बार ये को दंडवत करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, हमारे परिवार का कल्याण होगा और निश्चित जो भी एक का दर्शन करेगा उसका कल्याण तो निश्चित ही निश्चित है। ये साक्षात राम रूप है। पीएम नरेंद्र मोदी छोटी दीपावली 23 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचेंगे, ये खबर आ रही है। कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री 23 अक्टूबर को केदारनाथ के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही वहां धाम में मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कार्य और जो चीजें हैं उनका जायजा लेंगे। हाल ही में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केदारनाथ में चल रहे काम की समीक्षा की। पीएम मोदी केदार दर्शन के बाद बद्रीनाथ दर्शन को भी जा सकते हैं। साथ ही पीएम मोदी का सीमांत इलाकों में सेना के जवानों से मुलाकात का कार्यक्रम भी बताया जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो उनके दिल के बेहद करीब रहा है। कई बार वो जा चुके हैं और चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग वो खुद करते हैं। वक्त वक्त पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो देखते हैं। पिछले दिनों ड्रोन के जरिए उन्होंने पीएमओ से निर्माण कार्य की समीक्षा की एक रिपोर्ट मांगी थी और उन्होंने डिटेल में देखा था। आपको ये भी बता दें कि केदारनाथ के कपाट 27 अक्टूबर को, बद्रीनाथ के कपाट 19 नवंबर को बंद होने जा रहे हैं। देहरादून में आज 11 बजे धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कई अहम प्रस्ताव सामने आ सकते हैं और सूत्रों के हवाले से यह पता चल रहा है कि कैबिनेट में महिला आरक्षण से जुड़ा कोई प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई अहम मसले रखे जाने हैं, जिसमें कर्मचारियों के बोनस भत्ते को लेकर कोई फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। और सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए अटल आवास योजना की भी बात चल रही है। इसी तर्ज पर यह योजना भी संचालित की जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव आ सकते हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं जो आज की इस कैबिनेट की बैठक में टेबल की जा सकती हैं। बहुत सारी चीजों पर मुहर लग सकती है। कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जो लंबे वक्त से चले आ रहे हैं। कई विभागों की नियमावली है जिसमें संशोधन का विचार चल रहा है, तो वो आज इस पर मुहर लग सकती है। इधर मुजफ्फरनगर में विश्व हिंदू परिषद ने पूरे जिले में करवा चौथ के मद्देनजर 13 मेहंदी सेंटर बनवाए हैं, जहां पर हिंदू बहू बेटियां जाकर के मेहंदी लगवा सकती हैं। दरअसल काफी समय से हिंदू संगठन करवा चौथ के दौरान गैर समुदाय के युवकों द्वारा मेहंदी का विरोध करते आए हैं। हिंदू संगठनों ने धमकी देते हुए कहा कि करवा चौथ के दिन मेहंदी लगवाने के नाम पर कुछ युवक बहू बेटियों को बहला फुसलाकर लव जिहाद की ओर खींचते हैं। बाजार में कहीं भी किसी दुकान पर बहू बेटियों के हाथ में मेहंदी लगवाते पाए गए तो हिंदू महासभा उन्हें बखूबी सबक सिखाएंगे। हमारा हिंदुओं का पवित्र त्योहार है करवा चौथ। इस पर हमेशा से विधर्मी लोग मेहंदी लगाते थे और वो एक बहुत बड़ा कारण लव जिहाद का बनता था। इस बार बजरंग दल ने ये पहला प्रयास है कि हमारी ही बच्चियां मेहंदी लगाएं और हमारा पैसा हमारे ही समाज में रहे। इन विधर्मियों की आर्थिक रूप में कमर टूटेगी और हमारा बच्चों का जो धर्म परिवर्तन पलायन हो रहा है उससे निजात मिलेगी। मुजफ्फरनगर कोर्ट ने साल 2013 दंगे से पहले हुए कवाल कांड के मामले में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी सहित 12 लोगों को आरोपी ठहराते हुए 2-2 साल की सजा, 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि बाद में बीजेपी विधायक सहित इन सभी 12 लोगों को न्यायालय से जमानत भी दे दी गई। दरअसल 27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में गौरव और सचिन की हत्या के बाद पुलिस ने खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी सहित 28 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। विक्रम सैनी सहित सभी 28 में से 12 लोगों को मुजफ्फरनगर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा, 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, जबकि 15 लोग इस मामले में सबूतों के अभाव में बरी हो गए थे। एक आरोपी की मृत्यु भी हो गई थी। कवाड़ दंगे का मामला था। कवाड़ दंगे में पथराव पुलिस ने दिखाया था, हमारे पास बलकटी दिखाई थी, तो उसमें 2 साल की सज़ा, 10 हज़ार का जुर्माना हुआ है। न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। अपील करने के लिए हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ से रिलीफ मिलेगा और
सम्मान करते हैं भाई। तो देखिए, सैफई में दिवंगत सपा नेता मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार के बाद आज पारिवारिक शुद्धि कार्यक्रम होगा। आने वाले शुक्रवार को शांति हवन पूजन का कार्यक्रम हो सकता है। वहीं आज भी कई वीवीआईपी सैफई अखिलेश यादव से मिलने आ सकते हैं, ये भी खबर आ रही है। हालांकि अभी किसी वीवीआईपी आने का कार्यक्रम तो सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि कई राजनीतिक हस्तियां आज अखिलेश यादव से इस दुख की घड़ी में मिल करके, मुलाकात करके उन्हें ढांढस बंधाने के लिए रुख कर सकते हैं सैफई का। तो कल जिस तरीके का सैलाब, जन सैलाब उमड़ा रहा, नेताजी को अंतिम विदाई देने वालों की संख्या गिनी न जा सकी, क्योंकि इतने सारे लोग थे, क्या आम क्या खास। वो तस्वीरें हैं आपके सामने जो कल आई। अंतिम संस्कार के वक्त कितने लोग मौजूद थे, लेकिन आज ये माना जा रहा है कि कई वीवीआईपी पहुंच सकते हैं सैफई, अखिलेश से मुलाकात कर सकते हैं। तो राजनीति जब कभी खुद को लिखेगी तो सबसे पहले उन चंद किरदारों को गढ़ेगी जिनके बिना खुद राजनीति मुकम्मल नहीं हो सकती। एक ऐसा ही नाम है मुलायम सिंह यादव का, जिन्होंने दांव पेच सीखे तो कुश्ती के अखाड़े में, मगर आजमाए राजनीति के मैदान में। लेकिन राजनीति को अपने सामर्थ्य से साधने वाले मुलायम सिंह यादव इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। देश और प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन एक लंबे समय तक उन्होंने किया। जनप्रिय नेता थे, जनता पर उनकी पकड़ थी और जनता की आवाज़ सारी जिंदगी उन्होंने उठाई। वो जनता के बीच के ही आदमी थे। दुखी हैं। सैफई से दिल्ली, शोक की लहर हर गली। जैसे लग रहा है अपने घर का कोई चला गया हो। वो हमारे लिए एक इमोशनल है। इतने दुखी हैं कि कोई शब्द नहीं है। समाजवाद का शून्यकाल, चला गया धरती का लाल। कुश्ती के अखाड़े से राजनीति के मास्टर तक, जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, आम जनता है, सभी नेताजी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। समाजवाद का सितारा बन गया ध्रुव तारा। वो दूसरों के दुख दर्द में शामिल होना, तभी लोग उनको नेताजी कहते। इस प्रकार का इतना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। राजनीति का अजात शत्रु, जिसने बदल दिया राजनीति का हर पहलू। एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे, समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। लोहिया का सबसे बड़ा सिपाही, धरती पुत्र को अंतिम विदाई। समाजवादी पार्टी एक आंधी है, एक सैलाब है। हमारी भारत माता के विकास में कुछ अवरोध पैदा करेगा तो उसको जड़ मूल से उखाड़ के फेंकने का प्रयास करेगी। उसका नाम है सनातन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।